गुड मॉर्निंग। लिख के लाए। क्या याद है कल क्या पढ़ाया था? कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है अपन ने कल? ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन वाला मेथड। ठीक है। अभी ये एब्जॉर्प्शन मेथड के लिए अपन ने क्या देखे? सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग अपन ने देखे कि एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मतलब क्या? जहां जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा, बेसिकली इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में कुछ बोलना है तो ऐसा बोल सकती हूँ, जहां जहां सेल्स हो रहा है, जिस जिसकी वजह से सेल्स हो रहा है, रादर जिस जिसकी वजह से सेल्स हो रहा है, दोज आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। जिस जिसकी वजह से खाली कॉस्ट लग रहा है विथ नो सेल्स, वो गए आपके सर्विस डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है डिफरेंस? कोरे खर्चे विदाउट एनी इनकम और रेवेन्यू अगेंस्ट इट। ठीक है, तो हो गया आपके सर्विस डिपार्टमेंट, ये अपन ने देखा। फिर अपन ने क्या देखा? सबसे स्टेप वन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में बोले जिसका जो खर्चा है वो उसी को बांटेंगे, यानी प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को भी बांटेंगे खर्चा। डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन सम बेसिस। बेसिस क्या हो सकता है? एरिया फॉर रेंट, फॉर एग्जाम्पल अपन ने कल देखा नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर कैफेटेरिया। ठीक है। अभी स्टेप थ्री के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? टोटल ऑफ स्टेप वन, यानी ये स्टेप टू है। स्टेप वन का टोटल, स्टेप वन का टोटल यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। क्यों? टोटल ऑफ स्टेप वन को लेके हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या बेसिस पे? आइदर ऑफ द थ्री। ठीक है। अभी डायरेक्ट मतलब ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ओके। क्या ओनली? सर्विस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो सर्विस डिपार्टमेंट का ही होता है। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खुद का कोई रोल नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से कहीं पे नहीं बांटे जा रहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से नहीं बांटे जा रहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ रहा है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यानी it is not going out of production department but something is coming inside production department. Some costs are becoming part of production department cost. What costs are becoming part of production department cost? Service department's cost in some basis are becoming part of production department cost. समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? कोई डाउट है? डायरेक्ट अपन ने कल देख लिया, सीधा सीधा सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखो और उसको बांट दो। कैसे बांटा था?
आपको दिया हुआ था बेसिस क्वेश्चन में, वैसे ही बांटा था, रेशियो दिया रहता है, परसेंट दिया रहता है, उसी में बांटते हैं, याद है? इलस्ट्रेशन 1 सबको याद है। अभी आज देखेंगे नॉन रेसिप्रोकल या स्टेप लेडर या स्टेप डाउन। अब इसमें क्या करते हैं, समझा क्या बोल रही हूँ? एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को बांट रहा है, पर दूसरा पहले को वापस बांट रहा है क्या? नहीं। हो सकता है दूसरा तीसरे को बांटे, हाँ, और तीसरा किसी को भी ना दे। अगर 3 ही है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देगा। कैसा होता है उसका ना, लेडर क्यों नाम है, S1 S2 S3, अगर 3 डिपार्टमेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे S1 और S2 लिखा है और S3 लिखा है, समझो। S1 खुद को देगा क्या? नहीं। S1 बोलता है S2 को मैं दूंगा 10% और S3 को मैं दूंगा 10%। अभी S2 बोलता है मैं खुद को तो नहीं दूंगा, पर वो बोलता है मैं पहले वाले को भी नहीं दूंगा, पहले वाले ने बांट दिया ना, अब उसके पास वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी S2 बोलता है मैं S3 को दूंगा 20%। अभी S3 खुद को तो नहीं दे सकता और पहले वाला किसी उसको देना नहीं है, तो आप ये डैश डैश से देखो सीढ़ी बन रही है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका नाम होता है स्टेप लैडर। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा, ये टेबल मैंने बनाया है, ये ऐसा टेबल आपको बना के मिलेगा, या तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया? कितने भी सर्विस डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अगर S4 रहता तो क्या होता था, 3 वाला 4 को बांटता था, फिर एक और स्टेप बढ़ जाती थी इसमें। समझ में आ रहा है क्या? तो सीढ़ियाँ कितनी है डिपेंड करता है कितना सर्विस डिपार्टमेंट है, कम से कम 2 तो होंगे ही, तो सीढ़ी इतनी तो होंगी ही, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? 2 स्टेप तो रहेंगी, क्यों? क्योंकि 2 डिपार्टमेंट है, तो पहला वाला दूसरे को बांटेगा, दूसरा वाला किसी को बांट सकता है क्या? नहीं बांट सकता है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? सॉर्टेड है? अभी यही चीज अपने को प्रैक्टिकली करना है, यही चीज अपने को प्रैक्टिकली करना है। इलस्ट्रेशन 1 लिख के लाए, देख के लिखा कितने लोगों ने? किसने देख के लिखा? फॉर्मेट नहीं, आंसर छापा किसी ने? चलो, अभी अपन स्टेप लैडर कैसे करते हैं वो देखेंगे। इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 2 के पहले अपन उसका थोड़ा थियोरी पढ़ लेते हैं। स्टेप मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। This method gives cognizance to the services rendered by service department to another service department. मतलब वो सर्विस डिपार्टमेंट ने जो एक दूसरे को सर्विस दी है उसको भी इंपॉर्टेंस देता है, वेटेज देता है, तवज्जो देता है, इसीलिए उसको लिखा है कॉग्निजेंस देता है, उसको भी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। देयरफॉर एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस मेथड जो इग्नोर ही करता था सर्विस डिपार्टमेंट को एक साथ ऑल टुगेदर, this method is more complicated because a sequence of apportionment has to be selected here. सीक्वेंस हमेशा अपने को समझना पड़ेगा कैसा होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बनाया था वो टेबल, उसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले S3 का बटेगा, क्यों S3 का बटेगा, S1 का बटेगा, किसके किसके अंदर, S2 और S3 में, क्योंकि मैं पहले 2 को नहीं बांट सकती, 2 के अंदर 1 का पार्ट है, और 3 को भी नहीं बांट सकती, 3 के अंदर 1 और 2 दोनों का पार्ट है। तो पहले मैं सीधी सीधी बात, 1 किसी में आ रहा क्या, 1 के अंदर किसी का पार्ट है क्या? नहीं है, तो 1 को बांटो पहले, यानी सबसे ज्यादा जो बट रहा है, 1 सबसे ज्यादा बट रहा था, 2 और 3 में बट रहा था, तो 1 पहले बांटेंगे, जो सबसे ज्यादा बट रहा है वो पहले बांटना, फिर थोड़ा कम बटने वाला विच इज 2, 3 में बट रहा था, फिर 3 तो वैसे भी इनमें से किसी में नहीं बट रहा, वो सीधा सीधा प्रोडक्शन में ही बट रहा। समझ में आ रहा क्या? लॉजिक समझ में आया सबको? प्लीज बताओ हाँ या ना। अभी बांटना सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में है क्या? ना, बांटना सर्विस प्लस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। समझ में आया क्या? बांटना सर्विस प्लस प्रोडक्शन में है, तो प्रोडक्शन में तो सभी सबके इसमें बटेगा,
लेकिन सर्विस का पोर्शन कितना कितना बटेगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो क्या बोला है, द सीक्वेंस हियर बिगिंस विद द डिपार्टमेंट दैट रेंडर्स मैक्सिमम सर्विसेज टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। S1 दे रहा था S2 और S3 को, वो सबसे ज्यादा लोगों को सर्विस दे रहा था, मैंने वही बोला जो सबसे ज्यादा बटता है उसको ही पहले बांटना है, वही सबसे ज्यादा बटेगा क्योंकि वो सबको सर्विसेज दे रहा, प्रोडक्शन के भी सारे को दे रहा हूँ और सर्विस डिपार्टमेंट में भी बचे हुए दोनों को दे रहा है, यानी वो खुद को छोड़ के बाकी सबको बट रहा है, तो उसको सबसे पहले बांटो। समझ में आ रहा? सब खुद को तो नहीं बटेगा, कोई कोई भी व्यक्ति खुद को नहीं बांटेगा। समझ में आ रहा? S1 को नहीं बांटेगा, S2 को नहीं बांटेगा। तो अगर S1 खुद को नहीं बांट रहा है पर उसके अलावा सबको बांट रहा है तो वो सबसे फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड कौन होगा? S2। क्यों? तो बोले वो खुद को तो नहीं बांट सकता है पर वो S1 को भी नहीं बांट रहा है, तो अभी दो ही जने को नहीं बांट रहा है, बाकी सबको बांट रहा है। फिर बटेगा S3। क्यों? क्योंकि ना वो S1 को बांट रहा है ना वो S2 को बांट रहा है और खुद को तो बांट नहीं सकता, तो वो 3 को छोड़ के बाकी सबको बांट रहा है। और प्रोडक्शन वाले तो बटते ही नहीं है आपस में, वो तो पहले ही एलोकेट होते हैं। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। री क्यों बोल रहे हैं? वापस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया अपन ने? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था वो, उसमें अपन ने बेसिस के हिसाब से सीधा सीधा बांटा, जिसका जितना। अब इसकी इतनी स्क्वायर फीट जगह है तो इसको इतना लगेगा, चाहे वो फिर सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्शन हो, उसमें भेदभाव नहीं करते। प्राइमरी वाली स्टेप में भेदभाव नहीं करते प्रोडक्शन और सर्विस में, ठीक है। सेकेंडरी वाला स्टेप जब आता है, सेकेंड स्टेप जब आता है जब अपन सर्विस वाले जो बटे हुए थे उसको वापस बांट रहे हैं, इसीलिए उसका नाम रीडिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है क्या? क्लिक हो रही है चीजें? कुछ डाउट है अभी? डाउट नहीं है पक्का? सबको सब क्लियर है? इलस्ट्रेशन पे आते हैं। अब देखो ये टेबल दिया हुआ है, कितने डिपार्टमेंट है? XYAB। अभी क्या क्या बोला है? AB क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और XY क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट है, बोला है। अभी ये टेबल को और अच्छे से बनाए तो कैसे बन सकता है टेबल? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट AB और XY, ठीक है। ABXY XY। हाँ, ऊपर लो, विजिबल है? कलर चेंज कर देती हूँ, चलो। अब है विजिबल? अभी X जो है डिपार्टमेंट X, A को कितना दे रहा है? 40। B को कितना दे रहा है? 35। बचा कितना? अभी Y, A को कितना? 40। B को खुद को तो बांटेगा नहीं, X को भी नहीं। तो देखिए सीढ़ी बनते हुए, सीढ़ी बनते हुए दिख रही है सबको? समझ में आ रहा है कैसे सीढ़ी बन रही है? ये ऐसा एक्चुअली प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऊपर का प्रेजेंटेशन बराबर नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसा बनाया ताकि तुमको दिखे सीढ़ी बन रही है। समझ में आया क्या? बन रही है कि नहीं सीढ़ी? इसीलिए इसका नाम स्टेप लैडर है, स्टेप बाय स्टेप करना है और लैडर है, ठीक है। अभी अपन किसको सबसे पहले बांटेंगे? किसको सबसे पहले बांटेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को तो बांटते ही नहीं है ना, वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या प्रोडक्शन को? आपके पास ऑप्शन दो ही है बांटने की, ये या ये। पहले X को बांटेंगे। क्यों? क्योंकि X को बांटेंगे जब भी Y को कुछ मिलेगा, फिर Y का वैल्यू बढ़ेगा, फिर ही Y को बांट पाओगे। Y को क्यों पहले नहीं बांटना है? क्योंकि Y में X का कुछ पोर्शन है, अगर मैं पहले Y को बांट लू फिर X को बांटूंगी तो Y में वापस वैल्यू आ जाएंगी, तो मैं क्या सारा टाइम यही करते रहूं, XY 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 करते रहूं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो इसीलिए पहले ऐसा बांटना है रैशनली जो खत्म हो जाएगा। X को मैं बांटूंगी तो मेरा X खत्म हो जाएगा, फिर वापस X में कोई वैल्यू आएगी क्या अगले डिस्ट्रीब्यूशन में? नहीं आएगी, क्योंकि Y तो X को दे ही नहीं रहा है, तो अगले डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू नहीं आएंगी X में कुछ, तो X पूरा खत्म हो जाएगा स्टेप 1 में ही उसकी।
उसके फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे ही खत्म हो जाएगा। फिर y की वैल्यू खुद की प्लस x ने जितनी दी है वो दोनों मिला के y की वैल्यू बन जाएंगी नवी। हाँ या नहीं? ये समझ में आ रहा है? y की खुद की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है y की? देखो 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस x कुछ देगा, कितना देगा? 25%, 2 लाख का 25%, 50,000 देगा। तो y की वैल्यू एक्चुअली कितनी हो जाएंगी? 2 लाख हो जाएंगी। तो जब y को बांटना है अपने को, 2 लाख को बांटना है, तो अपन पहले y को कैसे बांटे? समझ में आ रहा है लॉजिक? क्लिक हो रहा है सबको? किसी को अभी डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है पक्का? क्यों पहले x को बांट रहे समझा? समझ में आ रहा है सबको पक्का? x को क्यों बांट रहे हैं? उसको एक और याद रखने का तरीका कैसा होता है? सबसे ऊपर की सीढ़ी, सबसे ऊपर की सीढ़ी को पहले बांटो। ऊपर की सीढ़ी कौन सी है? x की। ऊपर चढ़ेंगे ना अपन, ऊपर की सीढ़ी है। मैं उल्टा भी लिखती तो क्या सीढ़ी उल्टी बनती थी? तो मैं क्या उसको नीचे की सीढ़ी बोलती थी क्या? नहीं, क्योंकि पहले तो तुम बाहर से स्टेप करोगे तभी अंदर जा पाओगे ना। तुम x से y पे जंप कर पाओगे क्या? y से x पे जंप कर पाओगे? चढ़ना है सीढ़ी, सीढ़ी उतरने की बात थोड़ी हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? सीढ़ी चढ़ने की बात हो रही है। तो चढ़ोगे कहाँ से? x से चढ़ोगे कि y से चढ़ोगे? पहले y पे कदम रखोगे फिर ही x पे जा पाओगे ना। समझ में आ रहा क्या? तो पहले ऊपर की सीढ़ी को बांटना। भले मैं उसका सीक्वेंस बदल के पहले y लिखती थी फिर x लिखती थी तो भी। समझ में आ रही क्या बात? लॉजिक समझ में आ रहा क्या? तुमको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये फॉर्मेट में याद रखना है कि ऊपर की सीढ़ी चढ़ना है। एक तुमको और क्या याद रखना है? तुमको ये याद रखना है कि पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुद के अलावा बाकी सब में बट रहा, उसको बांटो। इसका रियल एग्जांपल क्या बताओ तुमको? ऐसे ये रियल लाइफ में ये मेथड फिट ही नहीं होती एक्चुअली। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि भैया एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और एक कैफेटेरिया है, तो कैफेटेरिया वालों को अलाउड ही नहीं है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को खाना खिलाना। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले कैफेटेरिया का डेटा मेंटेन नहीं करेंगे। तो वो दोनों वेज जाता है सर्विस, तो मैं ये वाले मेथड में बता ही नहीं सकती। रियल लाइफ में क्या होता है, एक जना दूसरे को सर्विस देता है, दूसरा जना भी पहले को देता है। तो ये मेथड रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये क्या है, ये इसलिए दिए ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सी बार क्वेश्चन में ना आपको बताया नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा ना तो बताया होगा कि पहले किसको बांटो। सपोज अब क्या करती है इंस्टीट्यूट, बहुत सी बार सेम क्वेश्चन दो दो तीन तीन मेथड से सॉल्व करने को बोलती है। अब ये क्वेश्चन में समझो यहाँ पे लिखा रहता, यहाँ पे लिखा रहता 20%, इसको कर देती हूँ मैं 40% फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बैलेंस हो गया? तभी होगा ना बैलेंस, 100% बैलेंस करना है तो अभी y x को दे रहा है, x y को दे रहा है, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व यूजिंग स्टेप लेडर एंड डिस्ट्रीब्यूट x फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? तुमको इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है और इसको 40% और 40% नहीं कंसिडर करना है, 40:40 का रेशियो कंसिडर करना है। तो कैसा हो जाएगा? 1:1 यानी 50-50% हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या? ये उसका लॉजिक होता है। तो क्वेश्चंस जब अपन आगे करेंगे तो तुमको और क्लैरिटी मिलेगी कि अगर अपना क्वेश्चन ये मेथड के लिए स्पेसिफिकली नहीं बना है पर ये मेथड उसमें भी करना है तो कैसे करना करके। ठीक है क्या? क्लियर है सबको? अभी तो ये क्वेश्चन अपने लिए ही बना हुआ है तो इसको करेंगे अपन। कैसे करेंगे? सबसे पहले किसको बांटेंगे? सबसे पहले x को बांटेंगे, बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे? चारों का बनाओ, एक्स वाई ए बी। पहले एक्चुअली ए बी लिखना चाहिए फिर एक्स वाई लिखना चाहिए, इन्होंने थोड़ा उल्टा लिखा है। पहले ए बी का कॉलम आना चाहिए, प्रोडक्शन फिर सर्विस, हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्स्ट देन सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो गलती कभी नहीं होगी। हाँ, नहीं वैल्यू पे नहीं है बेटा, वो वैल्यू पे नहीं है, वो यहाँ पे ये टेबल पे है। ये टेबल में x जो है वो a को बांट रहा है 1 कंटेंडर, b को बांट रहा है 2nd कंटेंडर और y को बांट रहा है 3 कंटेंडर। टोटल कंटेंडर कितने? 4। 4 में से 3 तो इसने ले लिए, खुद को नहीं ले सकता, यानी ये मैक्सिमम है डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी y वाले के पास कितने कंटेंडर है? एक और एक, दो ही है, तो ये दो, ये कम है। तो ज्यादा वाला कौन सा है? वो पहले बटेगा, समझा?
हमेशा ज्यादा वाला पहले बटेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सबको? वो वैल्यू पे नहीं है, क्योंकि y का वैल्यू कम है इसलिए y को बाद में बांटना है। ये कहीं पे लॉजिक नहीं है कि y 1.5 लाख की है, x 2 लाख है तो पहले 2 लाख को बांटना है। वो वैल्यू के हिसाब से नहीं है। चाहे इसकी वैल्यू 10 रुपया क्यों ना रहती, पहले अपन x को ही बांटते थे। समझ में आएगा सबको क्यों x को पहले बांटना है? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लिक हो रहा है सबको? तो x को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे भैया? x के पास 2 लाख थे तो 2 लाख गए पूरे, क्यों? क्योंकि पूरे बांट देंगे। तो इसके तो 2 लाख में से -2 लाख। ये पहली लाइन तो आपका पार्ट 1 से आता है, मैंने आपको बोला स्टेप 1 से आता है। स्टेप 1 से ये लोग ने स्टेप 1 खुद करके दिया है और आपको वैल्यूज दिया है, तो क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट किए वैल्यू। अदरवाइज आपको जब क्वेश्चन करना पड़ेगा तो स्टेप 1 से जो बेसिस के बेसिस पे अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद जो टोटल आती है स्टेप 1 की, वो आप यहाँ पे स्टेप 2 के स्टार्टिंग में लिखोगे। समझा? फिर ये जो आई टोटल, इसमें से सबसे पहले x को बांटना है तो x का पूरा 2 लाख निगेटिव कर दो, उसको 0 कर दो। कितना कितना कैसे कैसे बांटना है? x ने a को 40% देना है तो 40% दिया, सॉरी a को 40% दिया, 2 लाख का 40% दिया। समझा क्या? दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर b को 35% देना है, 2 लाख का 35%। समझ में आ रहा है? और फिर y को 50%, तो 2 लाख का, सॉरी 25%, 25% तो 50,000 रुपए। समझ में आ रहा है क्या? कैसे बांटा है? परसेंट में बांटा है। सीधा सीधा कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स है प्योर, कुछ भी नहीं है। समझा क्या? अब नेक्स्ट स्टेप करने के पहले वापस टोटल निकालना क्यों जरूरी है? अब y को बांटेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं टोटल 2 लाख की नहीं निकालू तो मैं 1.5 लाख ही बांट दूंगी गलती से, फिर ये 50,000 बांटने के रह जाएंगे, विच इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है? इसलिए ये स्टेप के बाद टोटल निकालना जरूरी है। समझा क्या सबको? तो यहाँ पे ये टोटल का कॉलम बनेगा, ये टोटल आ गई। अब किसकी बारी बांटने की? x की खत्म हो गया, x खत्म हो गया, 0 आ गई x की टोटल। तो अब y की बारी, y की बारी 2 लाख कैसे बटेगा? 40 और 60% ए और बी में दिया है क्वेश्चन में, तो 40% और 60% बांट दिया ए और बी में, और उसकी टोटल अमाउंट को निगेटिव लिख दिया। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और सिर्फ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैल्यू बची। समझा क्या? आफ्टर दिस स्टेप का कंप्लीशन आपका सर्विस डिपार्टमेंट खत्म हो जाना चाहिए। सर्विस डिपार्टमेंट नील, 0 खत्म हो जाना चाहिए। समझ में आया क्या? उसमें अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू बच रही है, इसका मतलब आपने गलत करा है। उसमें कोई निगेटिव वैल्यू बच रही है, उसमें उसका मतलब डेफिनेटली आपने गलत करा है। पॉजिटिव बच रही है तो आपने कुछ मिस किया होगा, पर निगेटिव बच रही है इसका मतलब तो आपने नक्की कुछ गड़बड़ किया है। हाँ, जितना है उससे ज्यादा बांट नहीं सकते। तुम्हारे पास अगर 20 रुपया है तो तुम तुम्हारे फ्रेंड को 20 ही रुपया दे सकते हो, 30 रुपया उधार नहीं दे सकते। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? डेफिसिट बजट नहीं बनाने का यहाँ पे। क्लियर है सबको? समझी ये मेथड? समझी क्या? एक क्वेश्चन करें ये मेथड का, सिर्फ इंडिपेंडेंटली ये मेथड का। चलो आ जाओ, ओपन योर क्वेश्चन बैंक। लाइट, सॉरी चेंज नहीं हो सकता, इधर से रख दो। हाँ, नहीं तो इधर आ जाओ ना, ये साइड से। हाँ भेज दूंगी, भेजती हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन देना पड़ेगा ना आपको एक।
ये 8 मार्क का रहा हूँ। ये चैप्टर से या ये प्लस नेक्स्ट चैप्टर कंबाइन क्वेश्चन, जनरली कंबाइन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यार ऐसा ना स्पेसिफिक क्वेश्चन, बातें करने को तो मैंने नहीं बोला है। तो खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन। मेरे को कोई उठाना पड़ेगा। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ो 24, खुद पढ़ो। हाँ पढ़ना है सबको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन पढ़ो फिर मेरे को एक्सप्लेन करना है आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन क्या है। बातें मत करो। पढ़ा क्या, क्या क्या समझ में आया। क्या क्या नाम है, कौन सा प्रोडक्शन है, कौन सा सर्विस है। ठीक है आगे। केवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लगेज ट्रॉलीज फॉर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए ट्रॉलीज बनाता है। द फैक्ट्री in which the company undertakes all of its production has two production department, fabrication and assembly, and two service departments, stores and maintenance. The following information is extracted from the company's budget for the financial year ended 31st March। पूरे साल भर का है और बजटेड है। देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ड्यूरेशन और क्या है, बजटेड है या एक्चुअल है। ओवरहेड जनरली बजटेड के बेसिस पे अपन अपोर्शन करके अलोकेट कराते हैं। बजटेड के बेसिस पे क्यों, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन जो होता है उस पर मेरे को रिकवर करना है। जितनी मैं ट्रॉलीज बना के बेचूंगी उस पर मेरे को ओवरहेड रिकवर करना है। मैं पहले दिन ट्रॉली बना के 10 ट्रॉली बेच दी, 1 अप्रैल को ही 10 ट्रॉली सेल कर दी। मुझे पता है कि मेरे को कितना खर्चा लगने वाला है ओवरहेड का, कितना खर्चा लग गया आज की तारीख तक और आगे कितना लगेगा, एक अंदाजा लगा सकती हूँ। लेकिन रियलिटी नहीं पता, एक्चुअल नहीं पता, पर एक अंदाजा लगा सकती हूँ पिछले साल के हिसाब से
कि पिछले साल मैंने इतना मैन्युफैक्चर किया था, इतना मेरे को बजटेड खर्चा लगा था, अकॉर्डिंगली उतना खर्चा मेरे को एक्चुअली लगा था, तो इस साल मैं इतना बनाऊंगी तो इतना लग सकता है। पिछले साल के एक्चुअल के बेसिस पे इस साल का मैं बजट बना सकती हूँ। तुम लोग भी ऐसे ही करते हो ना, कि पिछली एग्जाम में, पिछले टेस्ट में मेरे को इतने मार्क्स मिले थे, तो इस बार मेरे को इतनी ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा फॉर दिस मच एडिशनल मार्क्स। बजट ही बनाते हो ना, बनाते हो कि नहीं? एस्टिमेशन को बजट ही बोलते हैं मैडम। तो बजट बनाते हो, तो ओवरहेड्स हमेशा बजटेड ही रहते हैं, जो अपन एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद एक्चुअली में कितने एब्जॉर्ब किए वो देखते हैं, और एक्चुअली में कितने लगे उससे कंपेयर किए जाते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? बजटेड के बेसिस पे एब्जॉर्ब होंगे। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरे को ये बैच को चलाने को 10 लाख रुपए सब मिला मुलू के एडिशनल खर्चा लगता है। अभी 10 लाख रुपए मेरे को कितने लोगों पे एब्जॉर्ब करना है? 15 बच्चों पे एब्जॉर्ब करना है। अभी 15 बच्चे से डिवाइड करके मैंने एब्जॉर्ब किया, पर पर्सन कितना किया बताओ? 10 लाख डिवाइडेड बाय 15, 6667। हाँ ठीक है, 66,667 अब्जॉर्ब किया। अभी मेरे को एक्चुअली में कितना लगा? ओवरहेड्स कब पता चलेगा? ओवरहेड्स लग जाएगा उसके बाद। ओवरहेड्स क्या क्या होते हैं? जैसे रेंट ओवरहेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड हो गया, तो ये सब क्या है? आइदर मंथली या एनुअल एक्सपेंस है। मंथली या एनुअल एक्सपेंस है, आज के आज पता चलेगा क्या? और मंथली में सेल करती हूँ क्या? एक महीने का पूरा सेल मिला के आखिरी तारीख को सेल, मंथली सेल होता है क्या? नहीं, सेल तो रोज ही होता है, रैंडम होता है। तो सेल करते वक्त मैं कितना पैसा लूं ताकि मेरा वो महीने के खर्चे जो है उसका पैसा रिकवर हो जाए? बोले पिछले महीने मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था 2,000 रुपए का, ये महीने मेरा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, 3,000 का बिल आएगा, तो 3,000 रुपया मेरे को रिकवर करना है ये महीने के सेल्स से। अंदाजा लगाया मैंने कि ये मैंने मेरे 30 यूनिट बिकेंगे, 30 ट्रॉली बिकेंगी, तो एक ट्रॉली पे कितना रुपया इलेक्ट्रिसिटी का रिकवर कर रही हूँ? 3,000 डिवाइडेड बाई 30, 3,000 डिवाइडेड बाई 30, यानी एक ट्रॉली के अगेंस्ट में 100 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का रिकवर कर रही हूँ। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ओवरहेड चैप्टर में अपन ये पढ़ रहे हैं कि अपन कितना पैसा रिकवर कर रहे हैं एक ट्रॉली के अगेंस्ट। समझ में आया क्वेश्चन और चैप्टर का इंटेंशन क्या कर रहे हैं अपन एक्चुअली? ये सब बांटने के बाद उसका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? अपन पर यूनिट देखेंगे आगे कि ओवरहेड पर यूनिट कितना लग रहा है, पूरा ओवरहेड निकालेंगे प्रोडक्शन का, फिर प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं उससे डिवाइड करेंगे और देखेंगे हम पर यूनिट कितना ओवरहेड का खर्चा लगा रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन रेट। क्या बोलेंगे? क्यों एब्जॉर्प्शन रेट? लग रहा है क्या उतना? उतना एक्चुअली में लग रहा है क्या? तो एक्सपेंडिचर रेट होना चाहिए क्या? नहीं, जैसे वेरिएबल कॉस्ट रेट होता है वैसे ये कॉस्ट होना चाहिए क्या? कॉस्ट रेट होना चाहिए क्या? नहीं, ये क्या होना चाहिए? ये एब्जॉर्प्शन क्यों होना चाहिए? मेरे को इतना पूरा पैसा एब्जॉर्ब करना है, पूरा पैसा रिकवर करना है, कितना? जितना मेरा टोटल ओवरहेड्स है उतना पैसा रिकवर करना है। पर कितने यूनिट्स पे? जितने यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्शन होगा उस पे, तो पर यूनिट इतना पैसा मेरे को रिकवर करना है। दैट मींस पर यूनिट मेरे को इतना पैसा एब्जॉर्ब करना है ताकि मेरा पूरा पैसा एब्जॉर्ब हो जाए और मेरे खर्चे के अगेंस्ट उतना पैसा रिकवर हो जाए। समझ में आया क्या? खर्चे के अगेंस्ट रिकवरी हो रही है यहाँ पे खर्चा नहीं हो रहा है। खर्चा तो वैसे भी लगना है। तुमने 30 यूनिट सोचे है ट्रॉली बेचने के, तुम्हारा एक यूनिट ही बिका ट्रॉली का, तो पॉसिबल है एक यूनिट बिका, तो पूरे 3,000 वो एक यूनिट पे ही एक्चुअली लग गए। बट हमने रिकवर कितना किया था? 100 रुपये ही किया था, तो हमने कितना कम रिकवर किया? 2,900 रुपए कम रिकवर किया। समझ में आया क्या? तो अंत में वो भी देखा जाता है कि तुमने ज्यादा रिकवर किया या कम रिकवर किया। क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल खर्चा मे वेरी फ्रॉम बजटेड खर्चा, पहली चीज। एक्चुअल प्रोडक्शन मे वेरी फ्रॉम बजटेड प्रोडक्शन, दूसरी चीज। तीसरी चीज, तुम्हारा पर यूनिट का जो रेट है जिससे तुम रिकवर कर रहे हो, दैट कुड वेरी फ्रॉम एक्चुअली पर यूनिट कितना रेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते, महीने के खर्चे को तुम सेल्स के खर्चे से लिंक नहीं कर सकते, इसलिए एब्जॉर्ब किया जाता है। समझ में आई क्या बात? सीधी सीधी क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अभी इसमें क्या बोला है आपको? देखो 4 डिपार्टमेंट है, फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर्स और मेंटेनेंस, जिसमें से फैब्रिकेशन और असेंबली का काम ट्रॉली का प्रोडक्शन का काम होता है।
ट्रॉली को फैब्रिकेट कर रहे हैं और ट्रॉली को असेंबल कर रहे हैं, यानी ट्रॉली बना रहे मोर और लेस। ट्रॉली को स्टोर्स में स्टोर करके रखा है और ट्रॉली को मेंटेन करके रख रहे हैं। तो ये जो दो है डिपार्टमेंट, वो उससे सेल हो रहा क्या? स्टोर्स और मेंटेनेंस से नहीं, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। इसमें खर्चा लगेगा लेकिन इसके अगेंस्ट रेवेन्यू नहीं बनेगा। समझा क्या यहाँ तक के? और इसमें देखो पहला ही दिया है अलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट, यानी ये सीधे सीधे ये डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिश्ता नाता रखने वाले खर्चे, डायरेक्टली रिश्ता नाता रखने वाले खर्चे तुमको अलोकेट करने की वापस नीड उसको नहीं है। जैसे मेंटेनेंस के लिए स्क्रू लेके आए थे, तो वो उसका खर्चा, स्क्रू का सारा खर्चा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में डाला, तो गलत है क्या? सही है। अभी जो लेबरर थे, वो लेबरर के यूनिफॉर्म का जो खर्चा लगा, वो सीधा सीधा तुम्हारा असेंबली में और फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में डाला, क्योंकि फैब्रिकेशन के लेबरर थे, असेंबली के लेबरर थे। तो उसमें कोई गलत काम हुआ क्या? नहीं। तो उसमें बेसिस से डिवाइड करने का नीड नहीं है। जो डायरेक्टली सिर्फ एक का ही था वो उसको बांट दिया, जो एक एक का रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट खर्चा था वो उसको बांट दिया। यहाँ तक के क्लियर है? अब अदर ओवरहेड्स जो दिए हुए हैं आपको, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, पूरे फैक्ट्री का रेंट है एक साथ। अभी फैक्ट्री में क्या क्या चीजें हो रही है? फैक्ट्री में फैब्रिकेशन का काम भी हो रहा है, फैक्ट्री में असेंबली का काम भी हो रहा है, फैक्ट्री में स्टोर्स अगर होगा तो स्टोर्स का काम भी फैक्ट्री में आएगा, और अगर फैक्ट्री में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी है तो फैक्ट्री का ही कॉस्ट बनेगा। तो रेंट जो दे रहे हैं वो चारों का मिला के हो सकता है, तो फिर उसको बांटना पड़ेगा कोई बेसिस पे। अब रेंट को क्या बेसिस पे बांटते हैं? एरिया के बेसिस पे दिया है क्या आपको? देखो फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर्स में दिया है, तो उस पर बांटेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग इंश्योरेंस, अभी बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया है, अब एक एक जगह का कितना कितना पैसा है उस बेसिस पे उसको बांटना चाहिए। क्या दिया है आपको? देखो दिया है उसके लिए कुछ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा क्या उसके लिए? हाँ हाँ, फ्लोर एरिया ही आएगा। क्यों? मेरे को बताओ, एक ही बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग का एक स्क्वायर फीट का रेट तो फिक्स होता है। अभी एक बिल्डिंग में अगर 50 स्क्वायर फीट की जगह एक डिपार्टमेंट को, एक डिपार्टमेंट को 100 स्क्वायर फीट की जगह है, तो सीधी बात है 100 स्क्वायर फीट वाला डबल द 50 स्क्वायर फीट वाले का लगेगा इंश्योरेंस का पैसा भी। तो वो वैसे ही बांटेंगे बिल्डिंग की एरिया पे। अगर अलग अलग बिल्डिंग रहती थी तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पे बांटते थे, अलग अलग बिल्डिंग रहते थे तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पे। अब क्योंकि सेम बिल्डिंग है तो सेम बिल्डिंग का रेट सेम हो गया सबके लिए। समझो ये जगह का भाव है 3,000 रुपए स्क्वायर फीट, तो हर एक स्क्वायर फीट का भाव सेम हो गया 3,000। ये मेरे डेस्क वाली साइड का स्क्वायर फीट 3,000 का, तुम्हारे डेस्क वाली साइड का भाव 3,500। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक बिल्डिंग में ऐसे भेदभाव होता है क्या? नहीं होता है। कहाँ पे भेदभाव होता है? भले ही पड़ोस की बिल्डिंग भी हो तो भेदभाव हो सकता है कि ये बिल्डिंग का 3,000 स्क्वायर फीट से रेट है, बाजू की बिल्डिंग का 3,500 स्क्वायर फीट से रेट है, हो सकता है। लेकिन सेम बिल्डिंग में भेदभाव नहीं हो सकता। तो सिर्फ एरिया के बेसिस पे बांटा। समझ में आया? जब अलग अलग बिल्डिंग्स रहेंगी तो इंश्योरेंस का पैसा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग पे बांटेंगे, ना कि एरिया पे। मोर अप्रोप्रिएट क्या है? वैल्यू, ना कि एरिया। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू सेम है फॉर डिफरेंट एरिया, एरिया के हिसाब से चेंज हो जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर फीट। तो वो डिपेंडिंग ऑन स्क्वायर फीट चेंज होंगे, इसलिए आप एरिया के बेसिस पे बांट सकते हो। समझ में आ रहा है लॉजिक? कोई डाउट है अभी तक? अभी प्लांट एंड मशीनरी का भी इंश्योरेंस लिया। अभी कोई भी मशीन का इंश्योरेंस लिया तो मशीन की वैल्यू पे डिपेंडेंट करता है, कितनी ज्यादा महंगी उतना महंगा उसका इंश्योरेंस। तभी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे उसका खर्चा बटेगा। ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन काय पे लगता है? वैल्यू पे लगता है, तो अगेन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वापरेंगे उसके लिए भी। समझ में आ रहा है? अभी क्या लिखा है? सब्सिडी फॉर स्टाफ्स कैंटीन। क्या बोले? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सबको कुछ ना कुछ सब्सिडी मिल रही है कैंटीन की, हर एक स्टाफ मेंबर को मिलेंगी। तो कितना मेंबर्स है उस पर डिपेंड करेगा, तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उस पर बटेगा। अब उसके अलावा नेक्स्ट टेबल में क्या दिया है? डायरेक्ट कॉस्ट। कौन सा है? फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का और असेंबली डिपार्टमेंट का मटेरियल है और लेबर है। मैंने आपको बोला है डायरेक्ट खर्चे पार्ट बनते हैं क्या ओवरहेड के? कभी भी जिंदगी में बने क्या ओवरहेड के पार्ट?
नहीं बने तो यहाँ पे लेंगे क्या अपन? नहीं लेंगे। ये फैब्रिकेशन और असेंबली डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि सर्विस डिपार्टमेंट है? इसीलिए नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे लिखा रहता फैब्रिकेशन की जगह पे स्टोर्स और असेंबली की जगह पे मेंटेनेंस तो लेते थे। क्यों? इनके लिए डायरेक्ट है, स्टोर्स के लिए डायरेक्ट है, मेंटेनेंस के लिए डायरेक्ट है, पर प्रोडक्शन के लिए वो इनडायरेक्ट है, तो वो इनडायरेक्ट के जैसा ट्रीट करते थे और लेते थे। पर क्योंकि यहाँ पे उन दोनों का दिया नहीं है तो अपने को लेना है क्या? नहीं लेना है। ये एक ही क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली वन क्वेश्चन जहां पे इंस्टीट्यूट ने ये गड़बड़ करी है। बाकी सब जगह पे कंसिस्टेंसी है, ये नहीं लिया है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें इंस्टीट्यूट ने मटेरियल भी लिया है और लेबर भी लिया है। हाउएवर अपन सही करेंगे, अपन नहीं लेंगे। क्लियर है क्या सबको? क्योंकि पूरे बुक में ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मटेरियल और लेबर दिया है। बहुत से क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और हर जगह पे इग्नोर किया है उसको। सिर्फ ये क्वेश्चन में लिया है। मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट से बाय मिस्टेक यहाँ पे फैब्रिकेशन और असेंबली लिखा गया है इंस्टेड ऑफ स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। अब क्योंकि फैब्रिकेशन और असेंबली लिखा गया था, उन्होंने फैब्रिकेशन और असेंबली में ले लिया। उनके दिमाग में नहीं रहा कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है, क्योंकि नाम सबके अजीब है। ठीक है क्या? क्लिक हो रही है क्या बात? तो ये इंस्टीट्यूट की मिस्टेक है, इसको अपन को रेक्टिफाई करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है मिस्टेक को। ठीक है? क्लियर है क्या? अभी आपको देखो बेसिस भी दे दिया है, अपन जो बेसिस बोल रहे थे उसका प्रोपोर्शन दे दिया है, आगे टेबल दिया है कि नहीं? फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड, उसमें बांटने का बेसिस दे दिया। तो पहले अपन ये बेसिस पे बांटेंगे ओवरहेड्स को अदर वाले, और फिर बाद में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होंगी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर उसकी जो टोटल आएंगी उससे फिर अपन बाटा बाटी चालू करेंगे सेकेंड लेवल स्टेप लैडर से। पूछा है क्या क्वेश्चन में स्टेप लैडर? देखो, prepare a table showing distribution of overhead cost of 2 service departments to 2 production department using step method। अभी यहाँ पे बताया है क्या किसका किसको कितना जा रहा है? कोई बेसिस बताया है क्या? तो फिर कैसे करेंगे? कुछ बताया है क्या? अब कैसे करेंगे अपन? ये तो दिक्कत की बात हो गई है ना। हाँ कि नहीं? क्या बेसिस पे बांटोगे बताओ जल्दी? परसेंटेज दिए है क्या? नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिक्वेजिशंस दिया है। ओके, तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए बेसिस होता है, हो सकता है। मेंटेनेंस आवर्स है। अभी देखो नंबर ऑफ रिक्वेजिशन कितने किस में दिया है? नंबर ऑफ रिक्वेजिशन और मेंटेनेंस आवर्स कितने कितने में दिया है? तो पहले किसको बांटना चाहिए? किसको बांटना चाहिए? किसके पास ज्यादा ऑप्शन है बांटने के? मेंटेनेंस के पास। मेंटेनेंस के पास 3 ऑप्शन है, मेंटेनेंस आवर्स तीनों में बटेगा। हाउएवर नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्वेजिशन आपको इस बार परसेंट ना देते हुए प्रोपोर्शन दिया है। ये आपको स्टोर्स का दिया है और ये आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का दिया है। तो स्टोर्स के सिर्फ आपको 2 प्रोडक्शन में ही बट रहे हैं, राइट? लेकिन मेंटेनेंस के खुद को छोड़ के बाकी तीनों में बट रहे हैं। देखो स्टेप लैडर बन रहा है उल्टा, मैंने आपको बोला था उल्टा भी बन सकता है। पहले किसको बांटोगे? मैंने बोला था जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है ये केस में, क्योंकि उल्टा स्टेप बना है, समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर वाला हुआ, इसके ऊपर पहुंचना है तो पहले इधर से जंप करना पड़ेगा फिर ही इधर जा पाएंगे, है कि नहीं? डायरेक्ट इधर जा पासे क्या, पहले इधर स्टेप रखोगे फिर ही इधर जा पाओगे। तो पहले किसको बांटना है? ऊपर वाले को, विच इज मेंटेनेंस। फिर बटेगा स्टोर्स का। समझा क्या लॉजिक? समझा कैसे बटेगा और क्यों बटेगा और क्या बांटना है? लॉजिक समझा कि नहीं? ये क्वेश्चन मतलब ये कैटेगरी का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन यही था, इसलिए ये लिया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्या? नहीं। पर बहुत टफ क्वेश्चन है क्या? नहीं। ये एक एवरेज क्वेश्चन है। तो अगर पहली बारी में आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है तो नो वरीज, अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये एवरेज क्वेश्चन है, आपकी ग्रिप बैठ जाएंगी। ठीक है? अभी इसमें सेकेंड पार्ट जो पूछा है
ओवरहेड रिकवरी रेट्स, ये अपन इसमें बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो ओपन योर बुक्स, राइट विथ मी, अपन साथ में करेंगे। फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर्स, मेंटेनेंस एंड टोटल, कितने कॉलम बनने चाहिए? सबसे पहले अलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट कौन से हैं? बेसिस में गिवन आपको निकाल के दिया हुआ है 1552। कहाँ से लिख रही हूँ देख के जरा देखो बुक में। टोटल क्या लिखा, कहाँ से लिखा, समझा क्या सबको? क्लियर है, क्लिक हो रहा है, कोई डाउट? कितना है? एरिया इज द बेसिस। ये कहाँ से निकाला मैंने? 24:10:2.5:3.5। समझा सबको? बांटो प्रपोर्शन में, कैसे बांटोगे? टोटल क्या है उसका? 1528। ये टोटल बदलेगी क्या? 1528 ये नहीं बदलेगी, इसका बांटना है उसको। 1528 कहाँ से लिखा मैंने यशवी? कहाँ से लिखा 1528? मिला? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ रहा है अदिति? साई, मीका, समझ रहे? दिव्या, सृष्टि, प्रीत, ये पहले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो दिए थे, ये जो 1528 है वो फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट का टोटल नहीं बदल सकता ना। देखो क्वेश्चन में फैक्ट्री रेंट में टोटल कितना लिखा है? 1528 वही लिखा। अब उसको क्या, ये बेसिस पूछ रहे हो कहाँ से लिखा? लास्ट टेबल जो है, लास्ट टेबल, उसमें देखो क्या लिखा है? फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर्स में 24,000 मैंने जीरोस कट कर दिए, तो 24 कर दिया, इस टू 10 कर दिया, इस टू 2.5 कर दिया, इस टू 3.5 कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हो, 48:20:5:7। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना उसको बड़ा या छोटा करना है तुमको। तुमको ये बेसिस बांटने का नहीं आता है तो तुमको जो दिया है टोटल वही लिख लेना। कितना कितना? 916,800, 382,000, 19 lakh, 9500, 95,500, 133,700। ये क्लियर है सबको? समझ रहा है? समझ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अपन बहुत स्लो चल रहे हैं लेकिन सबको समझना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन में ऐसे बांटना है और फिर मैं स्लो नहीं चलूंगी वो टाइम पे, ठीक है? आपको क्लिक होना चाहिए किसमें क्या सिलेक्ट करके बांटना है, और आपको उसका प्रपोर्शन समझ में आना चाहिए कैसे बांटना है, ठीक है क्या? अभी
बिल्डिंग इंश्योरेंस कितना आएगा टोटल? अनुश्री, बिल्डिंग इंश्योरेंस का टोटल कितना आएगा? कैसे बांटोगे? कैसे बांटोगे? अभी डिस्कस किया था ना, बिल्डिंग का इंश्योरेंस एरिया के बेसिस पे बोला था ना। अपन ने इतना सारा डिस्कशन तो किया मैडम, पर स्क्वायर फीट रेट सेम रहेगा। करा कि नहीं करा? भूल गए क्या इतने जल्दी? बांटो। 1,03,200, 43,000, 10,700 बताओ। फिर प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस कितना है? 196 बेसिस। कितना कितना? 1650 इस्टू 750 इस्टू 75 इस्टू 175। क्या? 122,038, हाँ। 52,472 और टोटल मैच हो रही है क्या? कहीं पे डेसिमल आया होगा तो हर बार चेक करना, हर बार चेक करना डेसिमल जहाँ पे भी आ रहा है आपकी टोटल मैच होनी चाहिए। 3 और 7, 2 और 8 मैच हो रहा है, 0 आ रहा है, वो हमेशा ध्यान रखना है। डिफरेंस आ रहा किसी का? आपकी अमाउंट सही है क्या? राउंडिंग में कुछ ऊपर नीचे हुआ है? डेप्रिसिएशन किस पे बटेगा? क्या हो गया मेका? 3,000 का डिफरेंस आ रहा, कौन सा वैल्यू? ये वाले में 55 है। थैंक यू। तो ऐसे बोलने का ना, कंफ्यूज नहीं होने का। हो सकता है मैं बच्चों के बोलने नंबर्स लिख रही हूँ ना। हाँ, हमेशा गलत लिखवाते हैं, हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है। भरोसा ही नहीं बैठता मेरे को तो। बताओ कैसे बांटना है? हम्म, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े ना तो वर्कर्स में। ठीक है।
21,504। हाँ, अब ये सब बढ़ गए, अब इन सब की टोटल निकालना है। अभी आ जाएंगे आपके टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स। ये अभी तो आपका स्टेप 1 हुआ, समझ में आ रहा है? ये स्टेप 1 ऑफ द क्वेश्चन था जो आपको इलस्ट्रेशन 1 और 2 में ऑलरेडी करके दिया था, तो आपको कभी ये करना ही नहीं पड़ा अभी तक। समझ में आया? सारे क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा, ये चैप्टर में बेसिस में बांटने का। प्रैक्टिस होने के बाद फटाफट होता, पहले बहुत टाइम लगता, पर प्रैक्टिस होने के बाद बहुत फटाफट होता। निहाल जम रहा है बेटा, सामने बिठाया तो चुप हो गए। अभी टेबल में से बेसिस निकल जाएगा, बेसिस का कॉलम नहीं चाहिए टेबल में, क्योंकि अब आपको पर्टिकुलर्स में ही नीचे परसेंटेज लिखना पड़ता है। अभी इसके ये केस में परसेंटेज नहीं है, तो ये केस में रेशियो बनेगा, प्रोपोर्शन बनेगा। जैसे अपन ऐसे प्रोपोर्शनेट लिख रहे वैसे, तो वो पर्टिकुलर्स के नीचे ही लिखना है, क्योंकि अब बेसिस में नहीं बांट रहे, तो बेसिस का कॉलम नहीं होना चाहिए। इसकी टोटल क्या क्या है? क्या क्या? हाँ, 442832 93 4,23,000। हाँ बताओ अभी। टोटल बताओ मेन। 533 53,37,000। तो ये आपने एक्चुअली पता है अब सारे ओवरहेड्स को प्रोडक्शन में और सर्विस डिपार्टमेंट में बांट लिया है। तो ये होती है आपकी स्टेप 1 विच इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये जो बटे हुए है उसको और बांटना है। किसको बांटना है? 4,23,000 वाले को और 3,96,000 वाले को। तो बटे हुए को और बांटना है। समझ में आ रहा है क्या? आगे डबल बांटना है। हाँ चालू है। तो इन लोगों को छुट्टी है ना इसके बाद? हाँ हाँ हाँ, मई वालों को तो जैन वाले टेस्ट पहले लिख लेना और फिर तुम्हारा डीटी स्टार्ट करना। यस, टेस्ट पहले लिखना फिर डीटी स्टार्ट करना। नहीं, दिमाग चले नहीं चले, मुझे ज्यादा टाइम नहीं रुकना है। और एक जना इंश्योर करना समर्थ को मैसेज पहुंच जाए ये चीज का कि टेस्ट पहले, डीटी का लेक्चर बाद में। वो टेस्ट के लिए आने वाला है। हाँ। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो उनका लेक्चर होते से मैं निकल जाऊंगी, आज उनका लेक्चर लंबा नहीं है, आज उनका चैप्टर क्लोज हो रहा है। एक ही क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन के लिए मैं कितने घंटे रुकू? 2 घंटा? आप चाहते क्या हो मेरे साथ करने का? हाँ डीटी मैं वही बोल रही हूँ, 1:30 बजे टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। एक काम करेंगे, 1 to 1:30 तुमको लंच ब्रेक, 1:30 to 2 टेस्ट, 2 to 4 तुम्हारा डीटी, 4 बजे तुम भी खाली। तुम लोगों को तो 2 बजे ही जाना है। 2 बजे जाना है, 1 बजे जाना है? 1:30 बजे छोड़ूंगी आज मैं फिर। चलो पार्ट 2 करो। इतना तो है।
फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोर्स, मेंटेनेंस। अब यहाँ पे बेसिस का कॉलम नहीं बनेगा स्टेप 2 में, ठीक है क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लिक हो रहा है? अभी ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करना है अमाउंट। ठीक है, ठीक है। अब पहले बांटना किसको है? अपन ने देखा था क्वेश्चन पढ़ते वक्त, किसको बांटना है पहले? क्या बेसिस पे बांटना है? मेंटेनेंस आवर्स के बेसिस पे। तो 28:23:4 इज टू डैश। ये लास्ट को जीरो नहीं रखना, हमेशा ये ऐसा डैश लिखना। दिख रहा है क्या आपको? अगर परसेंट भी दिए तो परसेंट लिखोगे, यहाँ पे डैश लिखोगे। और अगर प्रपोर्शन दिया है तो प्रपोर्शन और वहां पे डैश। डैश का मतलब क्या होता है? उसका पूरा पूरा की पूरा निगेटिव होगा, क्योंकि मेंटेनेंस ही बटेगा ना, तो पूरा निगेटिव होगा। अब उसको ये प्रपोर्शन में बांटो, 20:23:4, 28:23:4, 27%। क्योंकि मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस को मेंटेनेंस के आवर्स पे ही बांट सकते हो। और कोई बेसिस दिख रहा क्या बांटने का? मेंटेनेंस को फ्लोर एरिया पे बांट सकते क्या? नहीं। मेंटेनेंस को वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे बांट सकते क्या? नहीं। हाँ, हाँ। बेसिस में से जो बचे हैं उसमें से कौन सा बेस्ट वन है, कौन सा बेस्ट सूटेड है? कौन से बचे हैं देखो। नंबर ऑफ स्टोर्स बचे हैं, मेंटेनेंस बचे हैं, मशीन आवर्स बचे हैं, लेबर आवर्स बचे हैं। अभी मशीन आवर और लेबर आवर तो दोनों सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल में ही है। मेंटेनेंस का खर्चा मेंटेनेंस के आवर्स पे लगेगा। 1 घंटा मेंटेन करने का अगर 10 रुपया लग रहा है, तो 50 घंटा मेंटेन करने का कितना? तो मेंटेनेंस का खर्चा मेंटेनेंस के घंटों पे ही लगाऊंगा। तो अब अगर स्टोर्स को मेंटेन करने को मुझे 10 घंटा लग रहा है, तो 10 घंटे का ही खर्चा स्टोर्स में जाना चाहिए मेंटेनेंस का, इसलिए मेंटेनेंस आवर्स लिया बेसिस। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लिक हुआ? और दूसरा कोई डाउट है अनुश्री आपका? कुछ वही था ना, सेम? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? दिव्या, क्यों मेंटेनेंस आवर्स लिया, समझा क्या? समझा? बताओ कितना कितना आ रहा है? 20195 है, 165,891, 28851। हाँ, क्या आइडेंटिफाई हुआ? आपको परसेंट नहीं दिया क्वेश्चन में, जनरली परसेंट दिया रहता है। परसेंट दिया है क्या? नहीं। अभी कौन से है आपके? दो ही है, मेंटेनेंस है और स्टोर्स है। तो मेंटेनेंस किस पे होता है? मशीन आर को मेंटेन करने को कितने मशीन आर लगे उस पे रहता है। तो मेंटेनेंस के आर दिए, देखो आपको मेंटेनेंस आर्स रिक्वायर्ड। तो मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस आर्स उसका अप्रोप्रिएट बेसिस बन रहा है। और स्टोर्स, स्टोर्स क्या होता है? हाँ, तो उसमें कितनी बार मटेरियल की रिक्वेस्ट है उसके बेसिस पे बांटेंगे। समझ में आया? उसके लिए और कोई अप्रोप्रिएट लॉजिक बैठ रहा है क्या? नहीं। तो जो अप्रोप्रिएट, जिसका लॉजिक सबसे बेस्ट सूटेड होता है, वो सिलेक्ट करने का। अब मैंने क्या बोला है, ये स्टेप 1 के बाद इसमें हमेशा टोटल करना बोला है कि नहीं बोला है? तो करो, कितनी कितनी आ रही है? ये भैया की तो मैंने कर ली, ये भैया की भी मैंने कर ली।
आप बाकी की बता दो। 3276 033। हाँ, क्या क्या? 16 2 3 452244। मैच हो रही है क्या? टोटल चेक करो। मैच हो रही है क्या? 53,37,000 से डिफरेंस नहीं है। ये हो गया। फिर अभी वापस रीड हिस्ट्री। किसका रीड हिस्ट्री करेंगे? स्टोर्स का बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रिक्वेजिशंस कितने हैं? 1400 इस टू डैश इस टू डैश। ये समझा क्या? इस टू डैश इस टू डैश। ये तो डैश हो गया, ये निगेटिव हो गया। 452 244। ये टोटल चेंज नहीं होंगी 5337 के रेंज में। हाँ, इसका बताओ। 16 मैच हो रही है क्या टोटल? नंबर, एक नंबर आगे पीछे लिखा है आपने। राउंडिंग राउंडिंग का इश्यू जा रहा है मैडम। राउंडिंग बराबर करना सीखो। हाँ, अभी टोटल ओवरहेड्स 36,01,649। अब सही गया। 17,35,000। मैच हो रही है क्या टोटल? दोनों मिला के देखो। 53 लाख कितनी आ रही है? एग्जैक्ट मैच हो रही है। टोटल हमेशा चेक करते चलना, मैच होनी चाहिए। इसीलिए टोटल का कॉलम बहुत जरूरी है। टोटल अगर मैच नहीं हुई तो बैंड बज गई अपनी। अल्टीमेटली अपन ने क्या किया? पूरा 53,37,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे दिया, पर डायरेक्टली पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए घूम फिर के दिया। समझा क्या? यहाँ तक के सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन का पार्ट 1 का आंसर हुआ तुम्हारा। हाँ, क्वेश्चन का पार्ट 2 देखो क्या है। कैलकुलेट मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब ये सेकेंड पार्ट के लिए अपने को पहले थोड़ी पढ़ाई करना है, फिर बाद में सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है? क्या होता है सेकेंड पार्ट, वो पढ़े पहले। सबको पढ़ना है? यहाँ तक हो गया सबका? जल्दी कंप्लीट करो। ओपन योर नोट्स। ये क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बाजू में ओपन रहने दो। ओपन योर नोट्स। चलो, पॉइंटर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन लिखो। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंटर लिखो। आप लिख लो, फिर एक्सप्लेन करती हूँ।
अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या? तो टिफिन नहीं चाहिए? हाँ बोल दो, बोल दो, बोल दो, जिन जिन को घर पे बोलना जरूरी है बोल दो। आपको भी बोलना है घर पे? घर पे ही रहते हो ना? नहीं यानी हॉस्टल वाले नहीं हो ना? बोलना है घर वालों को मैं जल्दी आ रहा घर पे, ऐसा कुछ है? मारते नहीं ना घर वाले जल्दी गए तो? नहीं हो सकता है घर वाले जल्दी जाने पे मारे, क्लास बंक करके आ गए करके। लेट जाने पे आई कैन अंडरस्टैंड, लेट जाने पे मैं खुद ही बोलूंगी फोन कर लो, पर जल्दी जाने पे अगर फोन करना पड़ रहा है तो मे भी ऐसा भी हो सकता है, जल्दी जाने पे बच्चे क्लास बंक करके आ गए। चलो जल्दी जल्दी, ये तो यही चैप्टर में एक बुक खत्म हो जाएंगी। ये तो एक चैप्टर में ही रजिस्टर खत्म होने जैसे है। और इसके बाद वाला चैप्टर तो अपन मस्त ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उसमें पढ़ाने जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं लिखना नहीं है, नहीं लिखना ही है, और कुछ नहीं करना है, नोट्स नहीं लिखना है, लिखना ही है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहना है कंटिन्यूअसली। हम लोग ने प्री बैच में ऐसे ही मजाक मजाक में वो चैप्टर खत्म कर दिया। हाँ नहीं वो अलग है, ये अलग है, मटेरियल में जो एबीसी पढ़ा वो अलग है, ये जो अब आएगा वो अलग है, इसीलिए उसका नाम एबीसी नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। कहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे? वहां पे पुणे का पूछ रहे हो क्या? वहां पे ना वॉल्यूम बेस्ड मेथड में डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और आउटपुट प्रोड्यूस। यहाँ तक थे। वो पॉइंटर ही कंप्लीट करना है और कुछ नहीं। आप में से कितने लोग ट्रिप आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, आप क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? अरे एग्जाम को टाइम है, चल लेते थे। तुम सब जा रहे हो इसलिए हम जा रहे हैं अभी। हाँ आएंगे ही, उसको घर पे छोड़ के कैसे होंगे? हाँ अभी डिनोमिनेटर कौन सा लेना है सबसे पहले तो वो क्वेश्चन है, उसके लिए ये पढ़ना जरूरी है। यहाँ तक है बस। नहीं वो टॉपिक क्लोज हो गया, वो नीचे का टॉपिक दूसरा है, वो बाद में पढ़ूंगी। हो गया सबका? पेन तो चल रही है। बहनों थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा लाइफ में, अपना पेपर रह जाएगा नहीं तो। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, पेपर में स्पीड कम पड़ती है सबकी। जिन जिन को ऐसा लगता है हमारी स्पीड स्लो है, टारगेट करो 3 घंटे का, अगर टेस्ट लिख रहे हो या टेस्ट तुम्हारा अभी 3 घंटे का है भी नहीं कोई, अगर आधे घंटे का टेस्ट रहता है तो तुम 20 मिनट्स का टाइमिंग समझ के ही लिखा करो, ताकि तुम्हारा हाफ एन आवर में हो एटलीस्ट, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुमको हैबिट पड़ेगी। जब फुल पेपर लिखोगे 3 घंटे का, 2.5 आवर्स में ही लिखना है तुमको, तब जाके तुम 3 आवर्स में कहीं फिनिश कर पाओगे, ये जरूरी रहता है। अच्छा बजा लेते हो गाना। हो गया? एक्सप्लेन करो। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, अभी ओवर
ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है, ये आज ही सुबह बताई मैंने, आज ही अपन ने देखा ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है। मैंने क्या बोला था, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किया उस पे करना है, एक एग्जांपल बताई थी सुबह, राइट। अभी दो प्रकार से हो सकता है, बोले या तो तुम रेट परसेंट फॉर्म में निकालो, या तो तुम रेट रुपीस फॉर्म में निकालो, दो चीजें हो सकती है। परसेंट फॉर्म में कब निकलता है, न्यूमरेटर आपका फिक्स हो गया, अभी जो आपने निकाला वो न्यूमरेटर था, अभी तक आप जहां तक पहुंचे थे वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अगर रुपीस है तो डिनोमिनेटर में भी रुपीस लिया तो परसेंट आ जाता है, रेट में परसेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड। क्या बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड, क्योंकि वैल्यू पे वैल्यू डिवाइड हो रही है, न्यूमरेटर भी वैल्यू है, डिनोमिनेटर भी वैल्यू है, वैल्यू पे वैल्यू डिवाइड हो रही है तो परसेंट आ रहा है, राइट। और अगर डिनोमिनेटर में रुपीस वाली चीज ना रखे और उसकी जगह पे कुछ और रखे तो क्या हो सकता है, बोले इतना ओवरहेड कितने घंटे काम करके लगा, अगर इतना ओवरहेड लगा तो कितने यूनिट्स बनाने पे लगा, यूनिट्स बनाने पे लगा तो आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट्स बनाया उस पर इतना पैसा लगा तो कितना एक यूनिट बनाने का खर्चा है। अभी वैसे ही इतना रुपया लगा डिवाइडेड बाय कितने घंटे पे लगा तो कितने घंटे काम किया। अब घंटे किसके देखना, मशीन के भी हो सकते हैं, लेबर के भी हो सकते हैं। तो कंपनी, अपने को पहले ये सोचना है कंपनी कौन सी है, मशीन इंटेंसिव है कि लेबर इंटेंसिव है। मतलब अगर कोई कंपनी है जिसका पूरा ऑटोमेशन से बिजनेस चलता है मोर और लेस, तो उसमें मशीन से काम ज्यादा होता है, लेबर से मामूली काम होता है, मामूली काम रहेगा, मशीन को चालू बंद करने के लिए लेबर लगेगा, उससे ज्यादा लेबर लगेगा क्या, नहीं, तो वो मशीन इंटेंसिव हो गई। तो डिवाइड किससे करना, मशीन आवर्स से करना। और कुछ कंपनीज होती है जहाँ पे फिजिकली मैन्युअली काम करना पड़ता है, जैसे अपन ने लेबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें था स्टडी टेबल बना रहा था, वुडन टेबल, याद है, सबने देखा था, वो लेबर इंटेंसिव था, लेबर इंटेंसिव था, तो वो लेबर से करा रहा था इसलिए लेबर इंटेंसिव था। अब कैसे पता करना क्वेश्चन में कि मशीन इंटेंसिव है कि लेबर, नाम तो दिया नहीं रहता है बिजनेस का, दिया हुआ क्वेश्चन में रहता नहीं है मशीन इंटेंसिव है कि लेबर इंटेंसिव, कभी कभार खाली लिख के देंगे कंपनी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में कंपनी के साथ कि मशीन इंटेंसिव है या ये लेबर इंटेंसिव है। अगर अपने को नहीं बोला है और दोनों में से एक ही चीज दी है तो जो दिया है वो भगवान, अगर आपको सिर्फ लेबर आवर्स दिए मतलब सिर्फ लेबर काम कर रहे हैं, मशीन काम नहीं कर रही, सिर्फ मशीन आवर्स दिए, इसका मतलब लेबर इतने कम होंगे कि उन्होंने लेबर आवर्स दिए ही नहीं है, समझा। तो सिर्फ मशीन आवर्स पे डिवाइड करना। पर अगर दोनों दिया है तो जैसे अपने क्वेश्चन में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, देखो मशीन आवर्स 3,60,000 है और लेबर कितने है, 70,000 और 26 लाख, 30 और 60 और 70 और 26, डिपार्टमेंट वाइज वेरी नहीं कराना है अपने को, रेट अपने को टोटल ही निकालना है। हाँ, मशीन आवर्स ज्यादा है मशीन लेंगे। अभी ये रेट्स ना आगे अपन इन डिटेल पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों के अलग अलग रेट्स, ये जो आप डिपार्टमेंट पे वेरी करना है बोल रहे हो ना वो आगे पढ़ेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का भी अलग अलग निकल सकता है। तो जैसे फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें उसमें कौन इंपॉर्टेंट है, मशीन इंपॉर्टेंट है, मशीन पे काम ज्यादा हो रहा है, और असेंबली वाले में लेबर पे काम ज्यादा हो रहा है, तो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का अपन जो रेट निकालेंगे वो मशीन का निकालेंगे और असेंबली का जो रेट है वो अपन लेबर का निकालेंगे। पर ये आप आगे जाके पढ़ोगे क्यों ऐसा, डिपार्टमेंट रेट्स क्या होता है, ब्लैंकेट रेट होता है, एक होता है आपका प्री डिटरमाइंड रेट, जनरली अपन प्री डिटरमाइंड रेट से चलते हैं। प्री डिटरमाइंड रेट का मतलब क्या होता है, आपका टोटल कितना ओवरहेड का खर्चा लगा और टोटल बजटेड कितने आवर्स लगे, या तो लेबर के या तो मशीन के, जो भी ज्यादा है, लेबर का रेट, लेबर आवर्स ज्यादा है तो लेबर आवर्स ले लो डिनोमिनेटर में, मशीन आवर्स ज्यादा है तो मशीन आवर्स ले लो। और कभी कभार आपको दिया होगा, कभी कभार, कि जो कंपनी है वो आउटपुट इंटेंसिव है, आउटपुट के बेसिस पे चलती है, तो वहां पे डिनोमिनेटर आवर्स की जगह पे यूनिट्स प्रोड्यूस लेना है, ठीक है क्या। तो ये कौन सा लेना है आउट ऑफ द 3, वॉल्यूम बेस्ड ही लेना है, ये श्योर है, अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोला है कि कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट। अगर आपको बता देंगे बेस्ड ऑन क्या है, बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या बेस्ड ऑन कन्वर्जन कॉस्ट, ये सब आपको बता देंगे वो। अगर क्वेश्चन बता रहा है तो वैसा करना, नहीं बता रहा है इसका मतलब या तो ये करना है या तो ये करना है, आउटपुट भी बताएगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन में अगर आउटपुट बोला है तो आउटपुट भी बता देंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है मतलब वॉल्यूम से ही कर रहा है और वॉल्यूम में भी लेबर या मशीन से करना है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब लेबर या मशीन क्या लेना, तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ लेबर दिया है तो क्वेश्चन ही खत्म, लेबर ले लो। सिर्फ मशीन ही दिया है तो क्वेश्चन ही खत्म, सिर्फ मशीन ले लो। अगर लेबर है 10 लाख और मशीन है 3,000, क्या लोगे? अगर लेबर है 10,000 और मशीन है 15,000, क्या लोगे? मशीन। समझ में आ रहा है? जो ज्यादा है, भले नॉमिनली ज्यादा है, पर जो ज्यादा है वो अपने लिए वैल्यूएबल है। समझ में आया क्या? क्लियर है? यहाँ पे दोनों सिमिलर सिमिलर दिखेंगे, 10,000 और 15,000, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे इंस्टीट्यूट खुद से बता देंगे कि तुम आउटपुट पे जाओ भैया, तुम प्राइम कॉस्ट पे जाओ भैया, तुम इस पे मत जाओ करके। समझ में आया क्या? तो बेसिस क्या लेना है, अगर कुछ नहीं बोला है तो वॉल्यूम से निकालना है। वॉल्यूम में क्या, तो बोले मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। ठीक है क्या? अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस है। तो फैब्रिकेशन के लिए मशीन आवर्स बेस्ट है और असेंबली के लिए लेबर आवर्स बेस्ट है। तो आपका रेट कितना आ जाएगा, देखो फैब्रिकेशन का। आ जाओ वापस क्वेश्चन में। यहां तक पहुंचे थे, यही टेबल में कंटिन्यू करना, 1 और 2 साथ में हो जाता है, अलग अलग करने का काम नहीं। डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, किसका मशीन ले रहे, किसका ले रहे, और यहाँ पे वापस आंसर नहीं निकालना, यहाँ पे डैश, ये यहाँ पे डैश और यहाँ पे, तो रेट 1.2 और ठीक है क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझा क्वेश्चन कैसे करना है, क्या कैसा है, इसको क्या करना है, समझा क्या? अभी अपने को रेसिप्रोकल मेथड देखना है, जल्दी जल्दी करो। अब रेसिप्रोकल पे चलेंगे। रेसिप्रोकल का आज एक ही मेथड देखेंगे, साइमल्टेनियस, और फिर एक क्वेश्चन जिसमें तीनों है, डायरेक्ट, स्टेप लैडर और रेसिप्रोकल का साइमल्टेनियस, वो मैं होमवर्क दूंगी, आप करके बताऊंगी। साइमल्टेनियस का एक मैं क्लास में भी कराऊंगी। ठीक है क्या? क्या हो गया, क्या हो क्या गया? नहीं नहीं, मैसेज डाल दो, मैसेज अभी डाल दो ग्रुप में। 1, क्या लिखोगे, 130 टेस्ट। ये हो गया, चले फिर आगे। अभी अपना नेक्स्ट मेथड कौन सा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के 3, पहला आता है उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। क्या बोलता है देखो, प्रिपेयर, हाँ, प्रिपेयर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स क्यों, जितने आपके डिपार्टमेंट सर्विस वाले हैं उतने आपके वेरिएबल्स,
अभी अगर 2 से ज्यादा रहेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएंगी इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स में। इसीलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन जनरली 2 वेरिएबल्स जहां पे रहे, यानी 2 सर्विस डिपार्टमेंट जहां पे रहे वहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन से करना। अगर मेथड नहीं बोली है और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है तो गो फॉर रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोली मैंने? साइमल्टेनियस नहीं। अगर आपको सर्विस डिपार्टमेंट में 4 सर्विस डिपार्टमेंट है तो आप साइमल्टेनियस से करोगे क्या? 4 वेरिएबल बन जाएंगे। तो फिर और क्वेश्चन साइलेंट है तभी, जब क्वेश्चन बोल रहा है चिक चिक के इससे करो तो तुमको मजबूरी है उसी से करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, सिर्फ उतना बोला है रेसिप्रोकल मेथड से करना है। अब रेसिप्रोकल के तो 3 तरीके हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इंस्टीट्यूट क्या करती है? जनरली साइमल्टेनियस करती है। क्यों? क्योंकि जल्दी हो जाता है। बट अगर 2 वेरिएबल से ज्यादा रहते हैं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो गो फॉर रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ना कि ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर अनलेस बोला नहीं है मत करो, ठीक है क्या? क्योंकि उससे आंसर एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है क्या? समझ में आ रही है क्या बात? लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी साइमल्टेनियस का एग्जांपल देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 लिख के लाना है। इलस्ट्रेशन 3, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है बोले, बॉयलर हाउस और पंप रूम। ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, दोनों भी सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से है? देखो ए और बी दिख रहा है, बोले ए और बी सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अभी बॉयलर हाउस जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को भी दे रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को भी दे रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट पंप हाउस को भी दे रहा है। कितना? 5%। पंप रूम वाला जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट बॉयलर हाउस को भी दे रहा है। कितना? 50%। तो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं तो दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। पहले किसको देना? एक वैल्यू रही एक की। यहाँ पे अगर मेरा डैश रहता था तो अपन क्या करते थे? तो पहले ये बांटते थे, फिर चलते थे आगे, तो इसकी वैल्यू आ जाती थी। पर अब क्या है? अब वैल्यू आ सकती है क्या दोनों की? नहीं आ सकती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? देखो ये टेबल बहुत जरूरी है। ये टेबल को रीड कैसे करते हैं? ऐसे आड़ा, खड़ा रीड नहीं करते, आड़ा रीड करते हैं हमेशा। कभी कभार क्वेश्चन में उल्टा दिया होगा तो ध्यान देना। सर्विस डिपार्टमेंट जहाँ पे खाली सर्विस डिपार्टमेंट लिखा है वहां से रीड करना है, ना कि सारे डिपार्टमेंट वाली साइड से। समझा क्या? तो खड़ा आड़ा कैसा भी दिया उन्होंने, तुमको ध्यान रहेगा कैसे पढ़ना है। हाँ, अभी इक्वेशन कैसे बनाते हैं बहुत ध्यान से देखो। अभी लेट बॉयलर हाउस का ओवरहेड कॉस्ट भी बी, ठीक है? तो बी बॉयलर हाउस का टोटल खर्चा कितना? तो बोले बॉयलर हाउस में पंप रूम भी दे रहा है, कितना दे रहा है? 50%। उसका खुद का कितना है बॉयलर हाउस का? 3 लाख है। तो 3 लाख प्लस 50% यानी 0.5। अभी किसका? पंप रूम का, तो पंप रूम का पी का। समझ में आ रहा है? अभी वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या बनेंगे? P इज इक्वल्स टू, पी का खुद का कितना है? 60,000 प्लस बॉयलर हाउस कितना दे रहा है? 5%, तो 0.05 बी। ये समझा? अभी या तो बी की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करो या तो पी की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करो। अपन पी की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? तो कैसे होगा? बी इज इक्वल्स टू 3 लाख प्लस 0.5 ऑफ 60,000 प्लस 0.05 बी। समझा क्या? क्या की मैंने? बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट, पी की वैल्यू पुट कर दी पी की जगह पे। समझ में आया क्या? वहां पे पी लिखा था, ये पी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, उसको सब्सटीट्यूट करें। सब्सटीट्यूशन आता है सबको, मैथमेटिक्स आता है ये वाला। तो क्या हो जाएगा ये? 3 लाख प्लस 0.5 ऑफ 60,000 यानी 30,000 प्लस 0.5 इंटू 0.05 कितना? 0.025 बी, ठीक है? क्या इज इक्वल्स टू, अरे सॉरी ये बी नहीं है, ये पी है ना, कि बी है? बी है। हाँ, तो ये
b इज इक्वल टू लिख रहे हैं ना अपन, सेम वेरिएबल, हाँ वही बोल रही थी। तो अब कितना हो गया, 330 हो गया, 330 हो गया, ये 1b है, माइनस 0.025b लिख दू, तो 0.975b इज इक्वल्स टू 3.3 लाख। समझ में आ रहा है क्या कैसे सॉल्व कर रही हो? b इज इक्वल्स टू कितना डिवाइड करके, 338,462, देखो इनका भी आया होगा, ये रहा 338,462, इनका भी समझ में आ रहा है। अभी b की वैल्यू आ गई तो p में सब्स्टिट्यूट करो, क्या करोगे? अब मैं पेन चेंज कर रही हूँ, अब ध्यान दो, यहाँ से लिखती हूँ 60,000 एज इट इज, p की वैल्यू निकालना है अब, तो क्या करेंगे, 0.05 ऑफ ये 338,462, समझा क्या क्या करना है? तो p इज इक्वल टू 76923, देखो मैच हो गया इनसे, समझा? समझा कैसे करना है? सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है क्या? साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्लियर है? कोई डाउट? नहीं, वो अपना स्टैंड अलोन है, इंडिपेंडेंट है, हमेशा इंडिपेंडेंट ही दिया रहेगा, एक का दूसरे में एडेड वाला नहीं देंगे तुम। ये समझा क्या सबको? क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई डाउट है इक्वेशन में? ऐसा क्यों किया, किसी को कोई डाउट है? ऐसा क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कौन करेगा, वो चीज का डाउट है क्या? वो उसका भी डाउट नहीं है, कब करेगा उसका डाउट है क्या? होमवर्क में करेगा। कैसे होमवर्क में करेगा? अब आपको ये दोनों की वैल्यू आ गई, आपको ये दोनों की वैल्यू आ गई, अब इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, करो अभी करो, चलो बाद में कह को, अभी करो सॉल्व इलस्ट्रेशन 3। ना 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 ना, वही तो बोलते हो, मजा वहीं पे, 60 और 35 प्रपोर्शन में नहीं देना है, परसेंट में देना है, तो कुछ परसेंट बच जाएगा, उसको इग्नोर करना है, हाँ तभी आंसर आएगा, इसीलिए बोली करो मेरे साथ। हाँ हाँ, तो ये जो वैल्यू आई आपने स्टेप 1 की है, अब वो स्टेप 1 के बाद आपको सारे इसकी वैल्यू आ गई, प्रोडक्शन के दो, सर्विस की दो, इसमें प्रोडक्शन की 0 0 पकड़ो क्योंकि दी नहीं है। सॉल्व करना है, ओपन योर बुक्स, कैसे लिखोगे? लिखो, मैं लिखवा रही हूँ, इलस्ट्रेशन 3, लेट let total overheads of boiler house, BEB, B capital, BB and pump room, BP, pump room and pump room BP, समझा क्या? बॉयलर रूम को बी बोलना है, पंप रूम को पी बोलना है, बस यही लिखवाया मैंने, कंफ्यूज मत हो, ठीक है क्या? Therefore B is equals to 3 lakh plus 0.5 P, देखो 3 lakh plus 0.5 P and P is equals to 60,000 plus 0.05 B, लिखा। Now substituting value of P in equation 1, now substituting value of P in equation 1, लिखो B is equals to 3 lakh plus 0.5 in brackets 60 lakh plus 0.05 B। अब बोर्ड पे देखो कैसे सॉल्व किया है, वो सेम छापो B की वैल्यू तक।
पूरा हो गया, पी का भी लिख लिए। क्यों अपन उल्टी दुनिया में चल रहे? सॉल्व किया, बी की वैल्यू लिख ली, उसके बाद लिखो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 2, p इज इक्वल्स टू, निकालो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, हो गया, दोनों भी आ गए, हो गया सबका, दोनों आंसर आ गए क्या? आगे बताओ। छोटा सा है पर अपन अलग लिखेंगे थोड़ा, इनसे इनसे अलग प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सिखा रही है अभी साइमल्टेनियस ही चालू है ना, कंप्लीट थोड़ी हुआ। डायरेक्ट कैसे बांटेंगे मैडम? देखो क्या इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, आपके खुद के जेब में 3 लाख रुपए है और आपको मेरे से भी कुछ पैसे लेना है, फिर आपको आपके पास जितने हो जाएंगे, आपने आपकी मम्मी को बोला उसका 70% मैं आपको दे दूंगी, तो आप कितने दोगे मम्मी को? आपके पास 3 लाख है, उसका 70% दोगे क्या? आपके पास कितने हो जाएंगे मेरे देने के बाद होंगे, समझा? इसलिए अपन डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बांट सकते। डिवाइड कैसे करेंगे? उसको बांटेंगे, हाँ, उसको डिवाइड करेंगे नहीं, उसको बांटेंगे। ये क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड बांटना ही चलने वाला है, बांटा बांटी ही है पूरा। हो गया क्या? अभी लिखो, क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन में 2 ए और बी, सर्विस में 2 बॉयलर और पंप। इनके जैसा नहीं लिखना है, मैं बता रही हूँ वैसा लिखना है। क्या बोली मैंने? पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन, सर्विस, टोटल। प्रोडक्शन में ए और बी, सर्विस में बॉयलर और पंप। ठीक है क्या? क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ पे लिखोगे टोटल ओवरहेड्स। आपको दिया है क्या ए और बी का? नहीं दिया है तो डैश डैश, दिया नहीं है ना, होगा, हर क्वेश्चन में रहेगा, ये एग्जाम्पल है इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है, समझा क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कुछ तो पैसा हमेशा रहेगा, ठीक है? अभी बॉयलर का कितना है? 338,462 और पंप का कितना है? 76,923। 923 है भैया, 293 नहीं है, 923। आपने लिखने में शायद मिस्टेक है। टोटल कितना आ रहा है दोनों मिला के? 38.5 क्या होता है, मैं वही सोच रही हूँ। ठीक है, अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन, बॉयलर का रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में, देखो कितना दिया है बॉयलर का? 60-35, ये तो बांट दिया, अब ये बांट दिया, इसको भूल जाओ, अब ये भी बांट दिया, इसको भी भूल जाओ, यानी ये टेबल इतना कट हो गया, समझा क्या? अब इतना ही बचेगा, तो अब आपको क्या करना है? बॉयलर का 338,462 को 60 और क्या था 35% में बांटना है, क्या में बांटना है? परसेंट में बांटना है। 35 इज टू डैश, इज टू डैश, समझा क्या? यानी
338 462 ऑन योर कैलसीज 338 462 लिखा सबने कैलसी पे लिखो जल्दी से लिखा इनटू 60% कितना 203,077 समझा क्या प्रोपोर्शनेटली बांटा क्या नहीं परसेंट में बांटा समझ में आ रहा है क्या प्रोपोर्शनेटली नहीं बांटना है परसेंट में बांटना है मैं बार बार बता रही हूँ यहाँ पे मिस्टेक होती है ये एरिया ऑफ मिस्टेक है लोग इसको परसेंट नहीं समझते प्रोपोर्शन में बांटते और फिर पूरा आंसर गोल समझा क्या क्योंकि मैडम आइडियली तुम्हारा ओवरहेड जो है वो कितना है 4,15,000 नहीं है आपका ओवरहेड 360 ही है कितना ये इसलिए 4,15 बन रहा है क्योंकि आपने एक दूसरे को एडिशनल बांट दिया है तो वो एडिशनल जो बांटा है उसको अपन इग्नोर करने वाले हैं तो जब अपन ये टोटल बांट देंगे उसकी टोटल 360 ही आनी चाहिए बांटने के बाद अब बताओ इसका कितना बी प्रोडक्शन बी का कितना 1,18,462 ये दोनों का डैश डैश वहां पे डैश डैश ही लिखना वहां पे माइनस नहीं लिखना अनलाइक प्रीवियस मेथड समझा क्या अभी किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन वापस वापस नहीं लिखती हूँ मैं पंप पंप क्या परसेंट फॉर्म में बांटेंगे 10:40 10% is to 40% is to dash is to dash 7,692 और 3,0769 अभी ये चारों का टोटल मिला के कितना हो रहा 360 के ऊपर जा रहा क्या चेक करो कितना कितना हो रहा टोटल किस कितना आ रहा कितना आ रहा 3,60 आ रहा ना हाँ मैं वही सोच रही 377 बोला इसलिए मैं डर गई मैं बोली हो ही नहीं सकता गड़बड़ हाँ 360 आना चाहिए तो ये हमेशा आपका लाइफ में चेक रहना चाहिए क्या चेक रहना चाहिए कि हमेशा बांटने के बाद टोटल जो है वो टोटल आपका जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था ना उससे ही मैच होना चाहिए समझा क्या उसके ऊपर नहीं बांट सकते जितने थे जितने ओवरहेड है उसके ऊपर बांट सकते हो क्या तो जितने ओवरहेड है उतना ही बांटना है बस ये ट्रिक है जिसकी वजह से अपन थोड़ा ओवर कर लेते हैं फिर बाद में टोटल मैच हो जाती है अब ये लोगों की टोटल लिखना इंडिपेंडेंटली जैसे इन्होंने लिखी और दोनों के मिला के टोटल 360 ये ना 321,539 और इसकी हो ही नहीं सकता अच्छा 38461 अच्छा हाँ और इसकी 360 हाँ वही मैं गलत समझ रही थी ये दोनों की टोटल लिखना जरूरी है यहाँ पे ठीक है ये जैसे 210,769 है और ये एक समझा क्या कैसा है समझा सबको अब समझ में आया कैसे करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन एक 5 मिनट एक्सटेंड करूँ क्या अपन एक क्वेश्चन और कर ले क्या कल छुट्टी नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क क्वेश्चन 4
अभी भैया इसका तो पहले देने दो। कहाँ गया वो सुंदर सा क्वेश्चन? क्या? हाँ, कितना इजी है देखो। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, क्वेश्चन नंबर, ये इसका ही होमवर्क अभी बता रही हूँ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 39, वो भी दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 52। हाँ हाँ, नहीं ना, मटेरियल में नहीं पहुंची हूँ मैं अभी तक, तुम इसका ही लिख रहे हो। मटेरियल जब रहेगा मैं बोलूंगी। कल संडे है ना, आज डीटी की क्लास भी नहीं है ना, फिर किस खुशी में? तो क्या करूँ, तुम्हारी है तो तुम्हारी एग्जाम भी है ना पास में, है नहीं तो क्या। 52 क्वेश्चन एक बार पहले सब जने पढ़ लो, कौन सी मेथड है उसमें देखो, नहीं तो बस बोलोगे मैडम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे दिया। इंडिपेंडेंटली पढ़ो। नॉन रेसिप्रोकल है, स्टेप लैडर है। देखो, एक डिपार्टमेंट में 3 बताए, एक डिपार्टमेंट में 2 ही बताए। सेकंड पार्ट में लिखा है क्वेश्चन के, दूसरे पेज पे दिखेगा आपको। कहाँ पे? देखो, यहाँ पे लिखा है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स रेंडर्स सर्विसेज टू डिपार्टमेंट ए बी एंड वाई, वेयर एज डिपार्टमेंट वाई रेंडर्स सर्विस टू ए एंड बी। रेशो दिया है उसमें, ठीक है, समझ में आया? टेबल की जगह पे स्टेटमेंट दिया है, बस उतना ही फर्क है। कितने क्वेश्चन होमवर्क हो गए? 3। तीन, 3 ही तो हुए। लिखो क्वेश्चन नंबर, यार वापस भूल गया। क्वेश्चन नंबर 30, ओपन करो क्वेश्चन नंबर 30। नहीं ना मेरे भाई, बार बार मटेरियल 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 के भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक आज का एक कल का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 देखा क्या? भाइयों और बहनों बातें थोड़ी कम करो। इसमें एक ही ऐसे करना है आपको, विच इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। ट्रायल एंड एरर मैंने पढ़ा है क्या अभी? तो करना है क्या? सिर्फ एक इससे, और ये लास्ट में करना आफ्टर ऑल अदर क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि तुरंत इसके बाद अपन जब पढ़ेंगे, मैं ट्रायल एंड एरर पढ़ाऊंगी तो यही क्वेश्चन करेंगे, और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही क्वेश्चन करेंगे। तो मेहरबानी करके ये लास्ट में सॉल्व करना, ठीक है? बोलो। हाँ, पहले 2 नहीं बनेंगे, पहले एक ही बनेगा। 2 क्यों बनेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला बनेगा नहीं ना पहले। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला तो तुमको इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से बनाना है। तो पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा,
बेसिस पे बांटना पड़ेगा किसको, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, जनरल लाइटनिंग और परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स किस पे बटेगा, एम्प्लॉइज पे बटेगा कि सैलरी पे बटेगा, परक्यूजिट किस पे बटेगा, परक्यूजिट किस पे बटेगा, काय पे बांटते हैं परक्यूजिट्स, बेसिस क्या रहेगा, एरिया में बटेगा क्या, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पे बटेगा क्या, लाइट पॉइंट्स पे बटेगा क्या, मशीन आवर्स पे बटेगा क्या, नहीं, डायरेक्ट वेजेस ऊपर दी हुई है ना ऊपर के टेबल में, उस पे बांटना है, जिसकी जितनी सैलरी उसको वही हिसाब से परक्यूजिट मिलता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ, दिमाग की बत्ती जला के रखो, ठीक है कि नहीं, समझा क्या, हर एक टेबल का अमाउंट अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, डोंट इग्नोर एनी अमाउंट, ठीक है क्या, फैक्ट्री रेंट काय पे बटेगा, पावर, पावर काय पे बटेगा, पावर काय पे बटेगा, ध्यान से सुनो, पावर कितना है, 5 10 5,10,000 इंटू, क्या करोगे ध्यान दो, आपको करना है 50 का हॉर्स पावर है ए का, और कितने आवर्स चले, 1000 घंटे, तो 50 इंटू 1000 प्लस 40 इंटू 2000 प्लस 15 इंटू 1000 प्लस 25 इंटू 1000, क्या कर रही हूँ मैं मीका, क्या कर रही हूँ मैं, क्या बना रही हूँ मैं, ध्यान नहीं था ना, क्या बताया दिव्या, उसको बताओ मैंने क्या बताया, क्या इंटू क्या करना है, काय पे बांटना है, तो कैसे निकालूंगे, डिनोमिनेटर कैसे निकालूंगे, पहले 50 इंटू 1000 प्लस 40 इंटू 2000 ऐसा करके डिनोमिनेटर निकालोगे, और फिर हर एक का न्यूमरेटर क्या रहेगा, पहले का न्यूमरेटर 50 इंटू 1000 रहेगा, दूसरे का न्यूमरेटर 40 इंटू 2000 रहेगा, समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है क्या कैसे बांटना है पावर को, हाँ, और जनरल लाइटिंग को कैसे बांटोगे, जनरल लाइटिंग को लाइट पॉइंट्स पे बांटोगे, जनरल लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट्स मतलब ये सब, परक्यूजिट्स को किस पे बांटोगे बता दिया मैंने, डेप्रिसिएशन को, ध्यान दो, एक भी चीज मिस नहीं करना है, समझ में आया क्या, ध्यान है सबका, अब समझा सबको, पहले ये बेसिस पे बांटना है, पहला टेबल वो रहेगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड टेबल जो रीडिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसके लिए पहले इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन के लिए वैल्यू कौन सी लोगे, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की टोटल कितनी, तो पहले टेबल से जो टोटल निकली एक्स की वो टोटल लेंगे, ठीक है क्या, और वाई की कितनी, तो पहले टेबल से जो निकलेगा वो आपका टोटल रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, कि कोई डाउट है, नहीं समझा तो मेहरबानी करके पूछना, ठीक है क्या, हाँ, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता है, कॉल करो बेटर है, ठीक है क्या, अभी मटेरियल का होमवर्क, वाला था ना, अच्छा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42,
और क्वेश्चन नंबर 58, 42 और 58, एक आज का है एक कल का है, मंडे को दोनों दिखाना है, ठीक है क्या? 42, 58, ये भी ग्रुप पे डालने की जिम्मेदारी आपकी और आपकी। 42, 58 ग्रुप पे आ जाना चाहिए, ठीक है? उसका भी होमवर्क डाल दो। आपके बैच में कौन एब्सेंट है? कोई है नहीं ना आपकी बैच से एब्सेंट? हाँ? और कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा क्या डालेंगे।